So hello everyone, welcome back to my channel. This is बीरज शाह and you are watching बीरज स्टडी पॉइंट। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका ईवीएस सब्जेक्ट है यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इसमें जो यूनिट सेकंड है पारितंत्र, अवधारणा और परिभाषा। आज हम अपनी इस वीडियो में इस यूनिट को कंप्लीट कवर करने जा रहे हैं। और तो और मैंने अपनी इस वीडियो में इस यूनिट से रिलेटेड अभी तक एग्ज़ाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। और तो और मैंने अपनी इस वीडियो में ये भी मेंशन कर दिया है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है। और अगर आपने इस वीडियो के सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लिया तो आप देखोगे कि आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और तो और जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी वो भी एज इट इज़ ऐसी ही रहने वाली है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यूनिट सेकंड में जितने भी टॉपिक्स हैं और किस किस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताना चाहता हूँ। यानी कि आप ये कह सकते हो कि मैं आपको इस पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि हमें पढ़ना क्या है और क्या पढ़ना है और किस किस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पाइतंत्र की डेफिनेशन पढ़नी है। देन हम पाइतंत्र के संरचना और कार्य के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा प्रवाह और पाइतंत्र के महत्व, इन सभी टॉपिक्स को हमें अपनी इस वीडियो में करना है। और इसके अलावा भी कई सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन पहले मैं इस टॉपिक्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर भी बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे उठा लेगा कि पारितंत्र के संरचना और कार्य को बताओ या फिर खाद्य श्रृंखला को बताओ। ठीक है, तो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर बन जाता है जिसका आंसर हमें ज़्यादा लंबा नहीं लिखना होता। या फिर ऊर्जा प्रवाह को बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जितने भी टॉपिक्स हैं इनसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। अब इनसे जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर बनता है वो सिंपल सा बनता है कि पारितंत्र क्या है इसके बारे में बताओ। ठीक है, या तो एक लंबा सा क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर ये सारे कुछ कुछ पॉइंट्स दे देंगे एग्जाम में, जिससे कि आप समझ जाओगे कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स लिखने हैं। अब जब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो आपको ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स बस आपको एक्सप्लेन कर देना है। खास श्रृंखला, ऊर्जा, पारितंत्र का महत्व, इसकी संरचना और कार्य, और आपका आंसर एकदम परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर लिखना है। मैं सबके लिए अलग अलग से क्वेश्चन भी लिखवा दिया हूँ कि किस किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है। और जो जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये सारा का सारा उसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब इससे जो अदर टॉपिक्स है इसके अलावा ये 3 टॉपिक्स और हैं। ठीक है, जिनसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर बन जाते हैं। पहला है वन पारितंत्र, जल पारितंत्र और घास पारितंत्र, ये 3 है। ठीक है, इससे भी सिंपल सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वन पारितंत्र क्या है, इससे क्या लाभ है। तो आप सबको बताओगे कि वन से हमें क्या क्या लाभ होता है। ठीक है, और हमें इसका क्यों संरक्षण करना चाहिए। सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से भी। ठीक है, अब आपने देखा होगा जितने भी टॉपिक्स है ये ऑलरेडी आप 10th क्लास में पढ़कर आए हो। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। 2018 के पेपर में पूछा गया था पारितंत्र क्या है, उसकी संरचना और कार्य का उल्लेखन कीजिए। अब एक क्वेश्चन जो ये है, एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा, ये 2 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बने थे। ठीक है, तो इसके अंदर आपको वो सारे के सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। अब जो 2014 के पेपर में पूछा गया था ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर था। एक पारितंत्र में जैविक और अजैविक घटकों के नाम बताओ, किसी पारितंत्र के क्रियाकलाप जैसे जैविक घटक का स्थान बताओ। ठीक है, 2014 के पेपर में पूछा गया था क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये दोनों एक क्वेश्चन के 2 टॉपिक्स थे, 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को परिभाषित कीजिए, एक चित्र की सहायता से खाद्य जाल को समझाएं। ठीक है, तो ये दोनों जो शॉर्ट जो टाइप क्वेश्चन आंसर होते हैं वो पूछे गए थे एग्जाम में। ठीक है, और ये एक लॉन्ग था। और एक और लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ मैं, ये था पारिस्थितिक तंत्र एक स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली इकाई है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया ऊर्जा प्रवाह और पोषण तत्व चक्रण, उदाहरण के रूप में खाद्य श्रृंखला और जैविक रासायनिक चक्र का उपयोग करते हुए
पारिस्थितिक तंत्र के कार्य पद्धति और इसके महत्व को समझाएं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर बनते हैं तो इसमें आपको कुछ कुछ पॉइंट्स दे देगा, जैसे कि ऊर्जा प्रवाह, महत्व। ठीक है, तो इससे आप समझ जाना, आपको सारे के सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं जो कि मैंने आपको ऊपर बताए थे। ठीक है, जिससे कि आपका आंसर एकदम परफेक्ट बन जाएगा। आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग अपना आंसर पुट करना है, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमें इसका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पारतंत्र क्या है, उसकी संरचना और कार्यों का उल्लेखन करें। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। पारितंत्र, पारितंत्र को हम पारिस्थितिक तंत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कि हम पारितंत्र को पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं, ये इसका सेकंड नेम है। अब जो पारितंत्र होता क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पारितंत्र एक ऐसा तंत्र होता है, यानी कि एक ऐसा एरिया होता है, ये मान लो ये एरिया है। ठीक है, अब इसके अंदर दो तरह के जीव रहते हैं, पहला जैविक, ठीक है, और जो दूसरे रहते हैं वो अजैविक। ये दो तरह के घटक रहते हैं। ठीक है, पारितंत्र के अंदर दो तरह के घटक रहते हैं, पहला जैविक और दूसरा अजैविक। अब जैविक के अंदर कौन कौन आते हैं, जैसे पशु पक्षी, पौधे, जानवर, ठीक है, जो जीवित हैं, और जो अजैविक यानी कि जो निर्जीव है, जैसे कि हवा, वायु, वर्षा, प्रकाश, आर्द्रता, तापमान, ये सारी चीज़ें ये अजैविक के अंदर आती हैं। तो ये जैविक और अजैविक घटकों का एक सम्मेलन होता है, यानी कि इसमें जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं, जो कि एक संपूर्ण इकाई का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन के आंसर की लाइन पढ़ लेते हैं। सामान्य शब्दों में पारितंत्र को पारिस्थितिक तंत्र भी कहा जाता है, जो कि एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र के सभी जीवधारी, यानी कि जितने भी जीवधारी है, या फिर आप जैविक घटक भी कह सकते हो, जैसे पशु पक्षी, पौधे, जानवर आदि शामिल किए जाते हैं, जो कि अजैव पर्यावरण जैसे हवा, वायु, वर्षा, प्रकाश, आर्द्रता और तापमान आदि के साथ अंतरक्रिया करके एक संपूर्ण इकाई का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। या फिर आप सिंपल शब्दों में ये भी लिख सकते हो कि एक ऐसा एरिया होता है जिसमें समस्त जीवधारी, जितने भी जीवधारी होते हैं, अब वो जीवधारी कौन, जिसमें दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक के अंदर कौन कौन से आते हैं, पशु पक्षी, पौधे, जानवर, ठीक है। अजैविक के अंदर हवा, वायु, वर्षा, प्रकाश, आर्द्रता, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये दोनों अंतर क्रिया करते हैं, इससे एक संपूर्ण इकाई का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। पारितंत्र की संरचना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पारितंत्र में जैविक और अजैविक घटकों को शामिल किया जाता है, जिसे हम निम्न रूप से समझ सकते हैं। ठीक है, जैविक घटक के अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया था, पौधे, पशु पक्षी, जीवन चक्र, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं, और अन्य परिस्थितियाँ। ठीक है, इसके अंदर आप अजैविक घटक लिख सकते हो। ठीक है, अजैविक घटक जिसके अंदर क्या क्या आता है, हवा, वायु, वर्षा, प्रकाश, आर्द्रता और तापमान, इन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है। अजैविक का मतलब जो जीवित नहीं है, यानी कि निर्जीव वस्तुएं हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पारितंत्र के कार्य। पारितंत्र के कार्य निम्नलिखित हैं, ऊर्जा प्रवाह जैसे उत्पादन, उपभोग आदि, और पोषण चक्र। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसा कि आपको पता होगा कि एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित होता है। ठीक है, जब एक जीव, जैसे कि आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा, एक जीव दूसरे जीव को खाता है, तो उससे जो ऊर्जा होती है, उससे जो उस जीव की ऊर्जा होती है वो दूसरे में स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका एक प्रोसेस होता है। ठीक है, इसी को हम पढ़ने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर बनता है वो ये बनता है कि एक पारितंत्र में जैविक और अजैविक घटकों के नाम बताओ, और किसी पारितंत्र के कार्यकलाप में जैविक घटकों का स्थान बताओ। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, पारितंत्र में जैविक और अजैविक घटक होते हैं। ठीक है, किसी भी पारितंत्र में दो प्रमुख घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक घटक में जीवित प्राणी शामिल होते हैं, जबकि अजैविक घटक में निर्जीव। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि जैविक के अंदर जो जीवित प्राणी है और अजैविक के अंदर जो निर्जीव है, और इसमें आप जो मैंने आपको ऊपर बताया था वो भी पुट कर सकते हो कि जैविक के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और अजैविक के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, जैविक तत्व को दो भागों में बांटा गया है, पहला उत्पादक और दूसरा विषमपोषी। ठीक है, अब उत्पादक कौन होते हैं, वे प्राणी जो स्वयं अपना भोजन
निर्मित कर सकते हैं, यानी कि जिन्हें किसी और पर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही अपना भोजन बना लेते हैं। जैसे कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, जो कि क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से की जो प्रक्रिया होती है उससे अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक है। और जो विषम पोषी होते हैं वो कौन होते हैं, जो कि उत्पादक पर आश्रित होते हैं, ठीक है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों तथा एक दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, ठीक है। इन्हें निम्नलिखित में बांटा गया है, ठीक है। पहला शाकाहारी। अब विषम पोषी के अंदर भी काफ़ी सारे टाइप हैं। जो पहला है वो है शाकाहारी। अब शाकाहारी कौन है, जो केवल पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, यानी कि ऐसे जीव जो केवल पेड़ पौधों को खाते हैं, अर्थात उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। अब ये जितने भी जीव जंतु जैसे कि खरगोश, गाय, बकरी, ये सभी पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं और ये उन्हीं को खाते हैं, ठीक है, जैसे कि पक्षी, कीड़े, जलचर आदि, ठीक है। और इन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं, ठीक है। अब द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता वे उपभोक्ता जो शाकाहारी जानवरों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, यानी कि जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनको खाते हैं, जैसे कि बाघ, चीता, शेर, इनमें शामिल किया जाता है, ठीक है। अब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधे और मांस दोनों को खाकर जीवित रहते हैं, जिसे हम सर्वभक्षी यानी कि ओमनिवर्स भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है अपघटक। इन्हें मृतभक्षी भी कहा जाता है। जो लास्ट में हमारा आता है वो है अपघटक। अपघटक के द्वारा ये इस जल चक्र को ख़त्म किया जाता है। ये जीवाणु, कीटाणु और कीड़े मकोड़े, फफूंदी आदि होते हैं, जो कि बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, जो मृत जीवों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब ये क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी जानवर की डेथ हो जाती है तो उसकी जो बॉडी होती है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें जो कीड़े होते हैं वो उसे खाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैविक तत्वों के द्वारा पृथ्वी पर जीवन संचालन होता है। इससे विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का निर्माण होता है, ठीक है। ये एक श्रृंखला बन जाती है कि एक जीव दूसरे जीव को खाता है, ठीक है, इसी तरीके से। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा अजैविक तत्व। अजैविक तत्वों से भौतिक वातावरण का निर्माण होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अजैविक घटक के अंदर क्या कहते हैं, चट्टान, ठीक है, जलवायु, तापमान, ये सब चीज़ें। अब इसी में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया है कि जैव मंडल, जिसमें क्या होता है, वायु और गैस विद्यमान होती है। जैव मंडल में क्या होता है, वायु और गैस, ठीक है। स्थल मंडल में चट्टानें, पठार, पर्वत, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। और जल मंडल में क्या क्या होता है, नदी, झील, ये सब चीज़ें इनमें शामिल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को परिभाषित कीजिए। एक चित्र की सहायता से खाद्य जाल को समझाएं। तो इसका सॉल्यूशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। जैव मंडल में पायतंत्र में जो हरे पौधे होते हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठक होते हैं, यानी कि जो हरे पौधे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पायतंत्र के लिए, जीव मंडल के लिए। क्यों? क्योंकि जो हरे पौधे होते हैं वहीं भोजन की स्टार्टिंग करते हैं। ऊर्जा का जो निर्माण है वो हरे पौधों के द्वारा किया जाता है, यानी कि एक तरीके से एक आधार है, जैव मंडल का एक बेस है, ठीक है। ये पौधे सूर्य के प्रकाश में, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस तरीके से बनाते हैं अपना भोजन, ठीक है, और ऊर्जा को, जो भोजन होता है उसे ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करते हैं। ये पौधे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करके उसे स्टार्च में परिवर्तित करते हैं, जिससे जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा में स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। और ये जो हरे पौधे होते हैं इन्हें किसी और जीव पर आश्रित होने की जरूरत नहीं पड़ती। समस्त जैव मंडल में पौधे ही ऐसा जीव है जो आहार करने के लिए किसी और जीव पर आश्रित नहीं होता। इसी के कारण पौधों को जैव मंडल का आधार यानी कि बेस माना जाता है और प्राथमिक उपभोक्ता माना जाता है। किन्हें माना जाता है? पौधों को। पौधों का उपभोग कर जीवन यापन करने वाले जीव जंतु को क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। जो उपभोक्ता अपने आहार के लिए केवल वनस्पति पर निर्भर हैं, यानी कि सिर्फ हरे पेड़ पौधे बस यही खाते हैं, तो उन्हें हम शाकाहारी वर्ग में रखा गया है, ठीक है, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु अन्य जीव जंतुओं के मांस पर निर्भर होते हैं उसे मांसाहारी वर्ग में रखा गया है, और जो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों को ग्रहण करते हैं उन्हें सर्वाहारी वर्ग में रखा गया है, जिसके अंदर मनुष्य आता है। जो मनुष्य है वो पेड़ पौधे और मांस दोनों खाता है, इसलिए उसे सर्वाहारी वर्ग में रखा गया है। पायतंत्र में उत्पादक उपभोक्ता व्यवस्था की कई स्तर पर होती है। जीवों के बीच आहार ऊर्जा का स्थानांतरण को पोषक
स्तर कहते हैं। वास्तव में ये पोषक स्तर वह पर बिंदु है जहाँ एक जीव दूसरे जीव से आहार के रूप में ऊर्जा स्थानांतरण होता है। ठीक है, एक जीव दूसरे जीव को खाकर उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पौधे द्वारा संग्रहित ऊर्जा के आहार के रूप में जीवों द्वारा स्थानांतरण को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, जो पौधे द्वारा जो भी ऊर्जा बनाई गई थी, ठीक है, उसका जो जीव क्या करते हैं, उन्हें खा लेते हैं पौधों को। ठीक है, जिससे कि अब जो ऊर्जा है वो जीवों में चली गई, तो ये ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ, जिसे हम खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। जैव मंडल में उत्पादक और उपभोक्ता ऐसी श्रृंखला के माध्यम से परस्पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, शाकाहारी जीव जंतु पेड़ पौधे को अपना आहार बनाकर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। जितने भी शाकाहारी होते हैं, जितने भी शाकाहारी जो जीव जंतु होते हैं, वो पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं और उन्हीं से खाकर अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन शाकाहारी जीवों को खाकर मांसाहारी जीव ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ये छोटे मांसाहारी मितभक्षी सूक्ष्म जीवों का भोजन बनते हैं। ठीक है, अब जो मांसाहारी जानवर है वो किन्हें खाते हैं, शाकाहारी को। ठीक है, अब जो मांसाहारी जानवर, जब मांसाहारी जानवरों को कौन खाते हैं, जो छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम अपघटक कहते हैं। ठीक है, उन्हें खाते, जो छोटे जीव होते हैं अपघटक होते हैं, वो मांसाहारी जानवर को खाते हैं। ठीक है, खाद्य जाल अनेक खाद्य श्रृंखलाओं को मिलाकर बनता है। ठीक है, अगर हम बहुत सारी अर्थात अनेक खाद्य श्रृंखलाएं, यानी कि बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जब जुड़ती हैं तो उन्हें खाद्य जाल कहते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा हुआ है, जो कि एक जाल का रूप ले लेता है। ठीक है, जैसे कि टिड्डा घास को खाता है, जो बाज होता है वो टिड्डे को खाता है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड में टिड्डा घास को खाता है और छिपकली टिड्डे को खाती है और बाज छिपकली को खा लेता है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सब भी है। और आप पेपर में ऐसे ऐसे डायग्राम जरूर बना के आना, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा का अर्थ है कार्य करने की क्षमता। इसे हम ऊष्मीय प्रवाह भी कहते हैं। यह प्रवाह खाद्य श्रृंखला से होता है। सामान्य रूप से यह प्रवाह निम्न रूप में होता है। ठीक है, प्राथमिक उत्पादक जैसे हरे पौधे आदि सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ये उत्पादक पौधे में विद्यमान ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। यह श्वसन द्वारा ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जिसका एक भाग प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात शाकभक्षी प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो शाकाहारी होते हैं वो पेड़ पौधों को खाते हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ताओं में मांस भक्षक यानी कि मांसाहारी आते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, और सर्वभक्षी भी इन्हें खाते हैं। ठीक है, जो सर्वभक्षी होते हैं वो मांसाहारी जानवर को खाते हैं और पेड़ पौधे भी खाते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा। द्वितीयक उपभोक्ता पाचन के बाद ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह श्वसन के द्वारा इस ऊर्जा को विभिन्न स्वरूपों में परिवर्तित करते हैं। कुछ ऊर्जा पर्यावरण में खो जाती है। तृतीयक स्तर पर तीसरे उपभोक्ता आते हैं। ये द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जिससे कि कुछ ऊर्जा प्रभावित होती है। खाद्य श्रृंखला का अंतिम चरण अपघटक का है। अब जो अपघटक के अंदर कौन कौन आते हैं, जीवाणु, फफूंदी, शैवाल, ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि अपघटक के अंदर आते हैं। ये कार्बनिक तत्व की तोड़कर जो कार्बनिक तत्वों को तोड़कर मृदा को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ये अपघटक मृत शाकाहारी, मांसाहारी आदि जो जितने भी जो मांसाहारी और शाकाहारी जानवर होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके बॉडी को डीकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें खाने लगते हैं। ठीक है, जो अपघटक होते हैं। और इस प्रवाह को इस चित्र से समझा जा सकता है। सूर्य से जो उत्पादक है उसने ऊर्जा प्राप्त की। ठीक है, और उपभोक्ता ने उत्पादों को खा लिया, यानी कि यहाँ पर पेड़ पौधे आएंगे और यहाँ पर जो शाकाहारी और मांसाहारी जीव जंतु आएंगे। ठीक है, तो उन्होंने उत्पादों को खाया। अब जो लास्ट में है वो है अपघटक। अब अपघटक क्या करेगा, वो उपभोक्ता को खा लेता है। ठीक है, और जो कार्बन तत्व होते हैं, जो कार्बन तत्वों को तोड़कर मृदा को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ठीक है, इस तरीके का भी आप डायग्राम एग्जाम में जरूर बना देना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पारितंत्र का महत्व और उसके खतरे के बारे में बताओ कि पारितंत्र के इंपॉर्टेंस क्या है और उसके खतरे। तो पारितंत्र जीवन का आधार है, एक बेस है जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके बिना हमारा जीवन जो जैवमंडल वो नहीं है। यह जैवमंडल की एक वह इकाई है जहाँ जीवन संभव है। पारितंत्र न केवल जीवित रहने हेतु अपितु प्रतिदिन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का एक आधार है। ठीक है, पारितंत्रीय
प्रक्रियाओं के अभाव में मानव सभ्यता का अस्तित्व असंभव है। यानी कि अगर ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी तो मानव अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। तो ये मानव के लिए एक बेसिक आधार है, ठीक है, इसलिए कहा गया है। किंतु मानव ने लालच और लाभ की लालसा में पारतंत्र को अपने क्रियाकलापों द्वारा अत्यंत हाश किया है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। हमारी तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या, एक तो हमारी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है और धनी समाज ने जो प्राकृतिक संसाधन है और ऊर्जा है उसका अत्यधिक दोहन किया है, यानी कि फालतू में उसका वेस्टेज किया है, जिसका मूल्य हमारे प्राकृतिक पारतंत्र को भुगताना पड़ रहा है, ठीक है। अनेक प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, घासतल को कृषि क्षेत्र में बदला जा रहा है, जलीय पारतंत्र को बांध वन के कारण भूस्खलन व बाढ़ जैसी समस्याएं आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन मिस हो गई थी। जलीय पारतंत्र को बांध बनाकर प्रभावित किया जा रहा है, वन काटे जा रहे हैं, मरुस्थलीय भूमि बढ़ रही है और घटते हुए वातावरण के कारण भूस्खलन और बाढ़ जैसी समस्याएं आ रही हैं। वन भूमि को कृषि भूमि में बदला जा रहा है, जिस कारणवश विभिन्न जीवों का आवास छोड़कर प्रवास करने की मजबूरी आ जा रही है, ठीक है। जितने भी जानवर हैं अब वो प्रवास कर रहे हैं, उस स्थान को छोड़कर उन्हें दूसरी स्थान पर जाना पड़ रहा है। नए स्थान पर नई पर्यावरणीय समस्याओं व परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिस कारणवश यह संकटग्रस्त हो जाते हैं। पिछले 2000 वर्षों में पशुओं में 600 प्रजातियां और जो पौधे हैं उसमें 3000 से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें जो पारतंत्र है उसका संरक्षण करना चाहिए। ये सब खतरे हैं और उसके इंपॉर्टेंस बताए गए हैं ऊपर, ठीक है। 2014 के पेपर में पूछा गया था, वन पारतंत्र द्वारा मिलने वाले लाभ का वर्णन कीजिए और उसके खतरे के बारे में बताइए, ठीक है। इसमें भी सेम वही चीज़ पूछा गया है। अब ये तो आपको सबको पता ही होगा वन पारतंत्र के लाभ क्या क्या है। वन पारतंत्र के अनेक प्रकार से लाभदायक है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इससे हमें अनेक प्रकार के उत्पाद मिलते हैं, जैसे लकड़ी, ईंधन, गोंद, छाल आदि, ठीक है। और टिम्बर का प्रयोग घर, फर्नीचर आदि बनाने के लिए किया जाता है और लकड़ी की छाल कागज़ बनाने के लिए किया जाता है उसका उपयोग, और बैम्बू से टोकरियाँ आदि निर्मित की जाती हैं। वनों से हवा स्वच्छ होती है और इससे प्रदूषण में रुकावट आती है तथा जलवायु परिवर्तन भी होता है। वनों की उपस्थिति में मृदा अपरदन नहीं होता। अब मृदा अपरदन जैसा आपको पता ही होगा, अगर जितने ज़्यादा वन होंगे तो वो क्या करते हैं, मिट्टी को बांध कर रखते हैं, ठीक है, जिससे कि बाढ़ आती है तो कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप पेड़ ही काट दोगे तो उसकी जड़ें मजबूत नहीं रहेंगी, ठीक है, जिससे कि मृदा अपरदन होने की संभावना आ जाती है, ठीक है। लेकिन जो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, ये बाढ़ को नहीं आने देते, ठीक है। बाढ़ नहीं आती है उन पेड़ पौधों के कारण, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी काटते जा रहे हैं। तो इसलिए इसका संरक्षण आवश्यक है। वन बड़ी संख्या में लोगों को जीवन प्रदान करते हैं। लोग लकड़ी काटकर उसे ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। लकड़ी को घर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। विभिन्न जानवरों को चारागाही के लिए प्रयोग किया जाता है। जीव जंतु जंगली जानवरों का एक आश्रय प्राप्त होता है, ठीक है। जितने भी जीव जंतु हैं वो ये जो वन है उनके लिए एक आश्रय यानी कि घर जैसा है, जिसे हम तेज़ी से काटते जा रहे हैं। वन पारतंत्र के खतरे। अब क्या क्या खतरे हैं? वन पारतंत्र को अनेक बड़े खतरे हैं। सबसे बड़ा खतरा वन उन्मूलन है। पेड़ को लगातार काटना वन उन्मूलन कहलाता है, ठीक है। कई कारणों से वनों को काटा जाता है। लकड़ी तथा टिम्बर प्राप्त करने के लिए जो एक बड़ा आर्थिक स्रोत है, शहरी क्षेत्रों में विकास तथा बड़ी परियोजनाएं बनाई जाती हैं कृषि के लिए, ठीक है। और अम्ल वर्षा से भी वनों का विनाश होता जा रहा है। अब ये अम्लीय वर्षा क्या होती है? एसिड रेन कहते हैं जिससे हम, ठीक है, जिससे कि जो जलीय जीव जंतु होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। और जो वन है उनका वनों का विनाश होते आ रहा है अम्लीय वर्षा से, ठीक है। वन उन्मूलन एक पर्यावरणीय खतरा है। वनों की जड़ी के कारण मृदा में दरार रहती है, परंतु वृक्षों को काटने से यह दरार भर जाती है तथा मृदा नीचे घसकती है, इससे वृद्धि नहीं हो पाती। वनों के कटने से अनेक जानवर और पौधों विलुप्त हो गए हैं, ठीक है। वन्य पारतंत्र का संरक्षण। हम जानते हैं कि हम वनों पर आश्रित हैं। यह आवश्यक है कि उनका संपोषण प्रयोग किया जाए ताकि भावी पीढ़ी भी इनका प्रयोग कर सके। जैसे कि यहाँ पर हम इस लाइन से ये समझ सकते हैं कि हमें सतत पोषणीय विकास करना चाहिए, जिससे कि जो वर्तमान में संसाधन है उसका हम यूज़ कर लें और जो भावी पीढ़ी यानी कि जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उनका अच्छी तरह इस्तेमाल कर सके, ठीक है।
इसका संरक्षण निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। वाणिज्यिक रूप से वनों के प्रयोग के कारण इन्हें अत्यधिक काटा जाता है। वृक्ष काटने के लिए निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करना चाहिए। मुक्त कटाई, जिसे वहाँ प्रयोग करना चाहिए जहाँ बड़ी मात्रा में अनेक प्रकार के वृक्ष होते हैं। और चयनात्मक कटाई, ठीक है, जिसमें परिपक्व वृक्षों को काटा जाता है। वनों में लगने वाले आग को नियंत्रित करना चाहिए। नई तकनीकों का प्रयोग कर आग बुझाने के लिए करना चाहिए, ठीक है, ताकि कम क्षति हो सके, क्योंकि जब आग लगती है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए हमें नई तकनीक का उपयोग करना चाहिए जिससे आग बुझाने में आसानी हो सके। अनियोजित अव्यवस्थित चराई, बीमारियों से रोकथाम आदि से वृक्षों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घास स्थल से आप क्या समझते हैं, इन्हें क्यों संरक्षित करना चाहिए। 2015 के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। और इसे इस तरीके से पूछ सकता है, घास स्थल क्या है, घास स्थल के क्या लाभ मिलते हैं तथा इन्हें संरक्षित क्यों करना आवश्यक है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। घास स्थल एक जैविक समुदाय है जिसमें घास, वनस्पति, कुछ प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ पाए जाते हैं। विश्व में कुल 19% भूस्थल भाग है, ठीक है। घास स्थल के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। अजैविक घटक, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, वायु, मृदा, कार्बन आदि शामिल होते हैं और इन्हें जलीय विस्फोटक और सल्फट द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैविक घटक, जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। उत्पादक, इनमें अनेक प्रकार के घास के प्रकार पाए जाते हैं, कुछ झाड़ियाँ भी होती हैं, ठीक है। उपभोक्ता, इनमें निम्न को सम्मिलित किया जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, इसमें पशु शामिल होते हैं जैसे गाय, बकरी, भेड़ आदि, और कुछ प्रकार की दीमक, कण, खजूरे भी पाए जाते हैं जो घास स्थल के पत्ते खाते हैं, ठीक है। और जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, इनमें मांस भक्षी जानवर प्रमुख है, जैसे कि लोमड़ी, सांप, छिपकली आदि, बाज, चील आदि इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और अपघटक क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव, फफूंदी आदि होते हैं जो कि पुनः चक्रण में सहायता करते हैं। भारत में अनेक प्रकार के चारागाह, घास स्थल पाए जाते हैं, जो कि एक हिमालय में चारागाह की पट्टी, तराई काटने क्षेत्र, शोल चारागाह है, और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में चारागाह प्रमुख हैं, ठीक है। अनेक प्रकार के घास और जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि नीलगाय और बारहसिंगा, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है। इसके ये प्रमुख जानवर हैं। घास स्थलों के प्रयोग, घास स्थल के अनेक लाभ हैं जिस कारण इन्हें संरक्षित करना आवश्यक है। चराई के लिए इन क्षेत्रों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जितने भी जानवर होते हैं जो कि पेड़ पौधे खाते हैं, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जितने भी शाकाहारी जानवर होते हैं वो पेड़ पौधे खाते हैं, ठीक है। तो ये एक चराई करने का प्रमुख क्षेत्र हमारा बन जाता है, ठीक है। इसे चारागाही के लिए इन क्षेत्रों का प्रयोग किया जाता है। यह अनेक शाकाहारी जीवों को भोजन प्रदान करते हैं, जैसे गाय, भेड़, बकरी आदि, जो इन क्षेत्रों के कृषक पालते हैं, जो किसानों द्वारा पाला जाता है। घास को ग्रामीण लोगों के द्वारा घर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का संग्रहण घास स्थल करते हैं। कई समुदाय कांटेदार झाड़ियाँ का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं, और इन लाभों के कारण घास क्षेत्रों का संरक्षण जरूरी है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर टिप्पणी लिखिए। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र, अन्य पारितंत्रों की भांति जलीय पारितंत्र का भी एक स्वरूप होता है, जिसके अंदर क्या क्या होते हैं, नदियाँ, झील, तालाब, समुद्र पारितंत्र का एक भाग है। इस पारितंत्र में पौधों व प्राणियों की प्रजातियाँ जल में रहने के समक्ष होती है। यह विशिष्ट प्रकार का पारितंत्र है जिसे स्थिर व प्रवाहित पारितंत्र में विभक्त किया जा सकता है। जल के आधार पर कुछ ताजे जल, कुछ सागरीय जल और कुछ मटमैल जल के पारितंत्र होते हैं। मनुष्य का जीवन पूर्णतः जलीय पारितंत्र पर निर्भर है। जल का प्रयोग पीने के लिए, कृषि के लिए, उद्योग के लिए, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इत्यादि के लिए कार्य
काम आता है। तो इसलिए जो जलीय पाइतंत्र है वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तालाब पाइतंत्र। बड़े छोटे आकार के यह पाइतंत्र भारत के प्रत्येक गांव में पाए जाते हैं। यह सबसे सरल जलीय पाइतंत्र हैं। तालाब अस्थायी स्थायी होते हैं। इसमें विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं चलती रहती है। मछलियाँ, मेंढक, घोंगा एक्सेट्रा, ठीक है, पाइतंत्र में पाए जाते हैं। और झील पाइतंत्र, यह एक विस्तृत स्थायी तालाब होता है। इस पाइतंत्र पौधे से यह ऊर्जा महासागरीय तक स्थानांतरित होता है। और कहाँ गया? हाँ, भारत अधिकतर झीलें हिमालय व सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान में है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं नदी पाइतंत्र। यह प्रवाहित जल के पाइतंत्र है। प्रवाह की गति के अनुरूप इसमें भिन्न भिन्न प्रजातियां पाई जाती है। इस पाइतंत्र में वर्ष भर जल भरा रहता है। वह तीव्रता वर्षा के कारण बाढ़ भी आती है। अब नेक्स्ट हमारा समुद्र पाइतंत्र। इस प्रकार के पाइतंत्र में जल खारा होता है। प्रायद्वीपीय भारत के समुद्रीय पाइतंत्र हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इन पाइतंत्रों में विश्व की कुछ अद्वितीय प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पाइतंत्र है, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जलीय पाइतंत्र है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।